मामले, सिविल। हाँ, तो केस लो। अच्छा, केस सिविल। तो एक जना पूछो, एक जना। आर्या, अब तुम पूछो, क्या पूछ रही? मैं ये कह रही हूँ सर, इसमें दीवानी मामले जैसे सिविल वगैरह ही ज़्यादा होते हैं ना? नहीं, टॉर्ट तो देखिए, कुछ लॉज में हम सेक्शन पढ़ते हैं, कुछ लॉज में हम थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जूरिस्प्रूडेंस की मैंने इतने दिन बात करी, तो जूरिस्प्रूडेंस में मैंने एक भी सेक्शन नहीं बताया होगा आपको। जूरिस्प्रूडेंस में मैंने बताया उसने ये कहा था, उसने उसकी बात को डिक्लाइन कर दिया, उसने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। टॉर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? टॉर्ट में पढ़ेंगे हम उन चीजों को जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। अगर करता है तो कहां तक एक्सेप्ट करता है, अगर वो इलीगल है तो कहां तक इलीगल है। जैसे कि मानहानि ले लीजिए, डिफेमेशन ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं। अब एक बात फिर मैंने उस दिन बात बताई थी, पहले हम सब्जेक्ट के अंदर जाने से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लें। आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलते समय आप हर किसी को तो समझाएंगे नहीं कि भैया इतनी स्लो स्पीड में मत चलो, भैया इतना हाई स्पीड मत कीजिए। इतना सब कुछ समझाने का वक्त नहीं है। अगर आप रोड पे गाड़ी रोक रोक के लोगों को समझाओगे तो आप खुद नहीं चल पाओगे। लेकिन कुछ हरकतें, कुछ एक्टिविटी जो है ट्रैफिक पुलिस कैप्चर कर लेती है, उनको पनिशेबल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई स्पीड ले लीजिए। हाई स्पीड चलाओगे तो कैमरा कैप्चर करेगा आपका नंबर प्लेट, आपका चालान हो जाएगा। है, रोड पे चलना है, लेकिन कहाँ तक सही है? ओवर स्पीड करोगे तो आपको पनिशेबल किया जाएगा। इसी का मतलब टॉर्ट होता है। टॉर्ट एक ऐसा कृत्य है, ऐसे ऐसा वर्क है, एक ऐसा मानव के द्वारा किया गया कोई भी काम है जिसको कहीं ना कहीं कानून में जगह है। कानून में जगह है। देखो, हम तुम अभी लोग ना, हम तुम पढ़ रहे हैं, तो हम ना एक दायरे में रहकर पढ़ रहे हैं। ये भी हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका एक, ये भी एक लॉ के दायरे में रहकर पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हम जो क्लास लेते हैं, ये हम आप अपने लिए, भाई ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। ये एक हम एक दायरे में रहकर चीजें कर रहे हैं। लेकिन यही चीज हम एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करें, मेरी बात अभिषेक जी को बुरी लगे, अभिषेक जी की बात मुझे बुरी लगे, मेरी बात अनीता जी को बुरी लगे, जहां जहां चीजें बुरी लगना स्टार्ट हो जाएं, वहां टॉर्ट स्टार्ट हो जाता है। बस आप समझ गए होंगे। किसी बच किसी के मोबाइल में अगर सिलेबस हो ना, मेरे फोन से निकल गया है सिलेबस, तो एक बार मुझे सिलेबस सेंड कर दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ अगर है तो। है सर देना मैं नहीं था। बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। सर अपकृत्य और हानि बिना क्षति, क्षति बिना हानि, एक मतलब डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये वाला। एक मिनट, सती एक की मिनट। दूरस्था, ठीक है सर। हाँ हाँ। कठोर और पूर्ण दायित्व, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अतिचार, अतिचार हो गया प्रति सर। प्रतिनिधि दायित्व, संयुक्त अपकृत्यकर्ता, जॉइंट फीजर, राज्य इसके का बाद, दायित्व, अच्छा, उपेक्षा, टॉर्ट के बाद कौन सा पेपर नेग्लिजेंस, है? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, टॉर्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मैं तो देखो, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट, तो सर ने पढ़ाया था। सर ने बोला था कि टोर्ट में ज्यादा बैक आती है। हाँ सर, पेपर होने से पहले ही बोल दिया उन्होंने तो। नहीं नहीं, बैक बैक सर कहीं एक नहीं बात आती है। बताओ। हाँ, नहीं सर, बैक तो नहीं आएंगे, पर सर एक बात बताओ, जब सर का समझ ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे फिर? सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो ये समझ खुद नहीं से ही आया, समझना पड़ेगा सारा। जैसे वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, हम्म। दूसरा क्वेश्चन कब एक साथ ला देते हैं वही नहीं पता लगता। सर नेग्लिजेंस था इसमें। मैं बस सिलेबस ढूंढ अति लूं अभी। ट्रेस पास था, सारी ट्रेस बात। पास था, मानहानि था। मानहानि, अतिचार, ट्रेस पास वही, न्यूसेंस, न्यूसेंस। सहमति से हानि,
न्यूसेंस। वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, हुँ। जनरल डिफेंस। रिया आपके फ़ोन में है तो भेजना, मुझे भेज दो बेटा, एक एक कोई भी एक बच्चा। सर फ़ोन में नहीं है, लिख रखा है मैंने तो। अरे मेरे फ़ोन से चला गया, पता नहीं कहाँ गया। सर मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास है नहीं, ये तो हम वीडियो देखते हैं तो इसमें सीरियल वाइज़ चैप्टर होते हैं, यही पढ़ लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो सर ने कुछ वो भेजे हों, पीडीएफ वगैरह एक बार देख लो। इसमें होगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। सर हमें बता देना कौन सा सिलेबस है, कभी हम मैं अभी हमने तो भेज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। नहीं, फालतू, एक्स्ट्रा फालतू। देखो, अभी हम जो है जूरिस्प्रूडेंस की कोई बात नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब लॉ ऑफ टॉर्ट की, ठीक है? लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट ऑफ द टॉरिटियस लाइबिलिटी इंट्रोडक्शंस, फिर पढ़ेंगे हम जस्टिफिकेशन इन टॉर्ट, फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक टॉर्ट, फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन टॉर्ट की हम महक, मेरी सेफ में ना एक बुक रखी होगी, उस पर लिखा होगा अपकृत्य, ढूंढ के लिखा हो, नहीं मिली तो पिटाई होगी। नेग्लिजेंस और न्यूसेंस में फर्क क्या होता है? न्यूसेंस नेग्लिजेंस में होता है कि जैसे सड़क पे कोई गड्ढा है, तो एक नेग्लिजेंस 2 टाइप का होता है। एक तो लोक वाला होता है पब्लिक, और एक प्राइवेट होता है। अगर प्राइवेट वो होता है जैसे हम किसी की दीवार में जाके कील ठोक न्यूसेंस रहे हैं, होता है, तो उसको न्यूसेंस दिक्कत हो रही है। न्यूसेंस होता है वो, जहाँ तक है ना। हाँ, न्यूसेंस नेग्लिजेंस, न्यूसेंस। न्यूसेंस, हाँ, वही। हाँ, और सर पब्लिक में ये होता है कि जैसे किसी ने बीच रोड पे गड्ढा कर दिया, हम्म। आने-जाने के हुँ। रास्ते में, तो सबको दिक्कत हो रही है, तो पब्लिक न्यूसेंस मतलब परेशानी। हाँ सर, वही हो गया ना, जैसे प्राइवेट न्यूसेंस वो हो गया, जैसे अनीता का घर है, उसकी दीवार पे जाके मैंने कील कर ठोक दी, तो उसे अकेले को दिक्कत हो रही है, तो वो तो वो हो गया प्राइवेट न्यूसेंस। यही तो होता है सर? मैंने हाँ, पूछा जिसमें आपसे, पब्लिक को दिक्कत। मैंने आपसे पूछा नेग्लिजेंस, मिली? अच्छा, नेग्लिजेंस। 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 दीपिका जी जैसे सर बताइए। ये अच्छा। होता है अभिषेक जी। जी सर। सर सर मैं 9 पे रही हूँ, बस मैं बेबी को फीड करा रही थोड़ा। कोई बात नहीं, आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ, नेग्लिजेंस वही तो होता है, जैसे सर, जैसे हमारी प्रॉपर्टी हाँ, की हाँ, हमारे जैसे यही तो होता है, इसी में तो आता है नेग्लिजेंस। जी। प्रॉपर्टी को लेके कोई दिक्कत हो और हमारे जैसे बॉडी को कोई सर वो करके दो। नेग्लिजेंस ये होता होगा जैसे वो तो ट्रेसपास हो गया ना अत्याचार। जैसे सर किसी के घर आए हैं हम जैसे और फिर दूसरे के घर में घुस जाएँ, हम्म। वो तो ट्रेसपास है। मैंने आपसे पूछा नेग्लिजेंस नेग्लिज का एक मतलब ये भी होता है, मतलब सर शब्द का बता रहा हूँ कि जैसे हम्म। नजरअंदाज कर देना, या नेग्लिजेंस मतलब इंग्लिश में एक वर्ड हो गया ना, तो हिंदी में बोल के मतलब नेग्लिजेंस नजरअंदाज कर देना, ऐसा कुछ। हाँ, नेग्लिजेंस वो उपेक्षा। ऐसे भी बताया था सर ने कि अंकित सर ने कि अगर किसी और की प्रॉपर्टी और उसका कोई है नहीं, उसका उसकी फैमिली में, ऐसे भी तो कुछ बता रहे थे सर। सर नेग्लिजेंस मतलब वो लापरवाही से सर किया गया कार्य। ये जी, 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 जैसे नेग्लिजेंस का किसी मतलब को होता है लापरवाही।
कोई काम आप लापरवाही। लापरवाही से करते हैं तो नेग्लिजेंस में वो आता है। हाँ, तो ठीक जिससे है? जैसे किसी को सती पहुँचती है, हाँ, जैसे हमारी लापरवाही से काम करने हाँ, से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक और इसमें नाम भी लिया था आपने, कोई विन कुछ ऐसे कुछ नाम था उसका। उसने लिखा है ये विनफील्ड विनफील्ड। विनफील्ड, हाँ। देखो, नेग्लिजेंस का मतलब मैंने आपको बताया था उपेक्षा, ठीक है? उपेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा एक नेग्लिजेंस 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 80% इसके चांसेस होते हैं आने के, कि नेग्लिजेंस के बारे में जरूर पूछ लेगा। नेग्लिजेंस जो होता है उपेक्षा है। उपेक्षा का मतलब क्या है? एक मानसिक तत्व या निश्चित अपकृत्य है। मेंटली एलिमेंट्स के, या बोले मेंटली एक्ट, मानसिक तत्व। उपेक्षा के संबंध में दो सिद्धांत हैं। उपेक्षा की प्रकृति और परिभाषा के संबंध में परस्पर दो विरोधी सिद्धांत हैं। एक के अनुसार उपेक्षा या लापरवाही मन की एक अवस्था होती है, और दूसरे के अनुसार मन की अवस्था नहीं बल्कि ये व्यवहार का एक रूप है। देखो, एक जगह कहता है उपेक्षा के संबंध में दो सिद्धांत हैं। उपेक्षा की प्रकृति और परिभाषा के संबंध में परस्पर दो विरोधी सिद्धांत हैं। एक के अनुसार उपेक्षा कहें या लापरवाही कहें, ये मन की एक अवस्था है, लेकिन दूसरी कंडीशन में ये मन की नहीं बल्कि ये व्यवहार का एक स्वरूप है, व्यवहार की एक ये पहचान है। ठीक है? और आस्टिन के अनुसार उपेक्षा मन की एक दोषपूर्ण अवस्था है। आस्टिन ने कहा था कि उपेक्षा जो है मन की एक दोषपूर्ण अवस्था है, जिसमें दंड स्वरूप नुकसानी देनी पड़ती है। डॉक्टर सामंड ने कहा डॉक्टर सामंड ने कहा कि यह सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उन मामलों का उल्लंघन है जिसमें कानून द्वारा सावधानी बरता जाना अनिवार्य होता है। देखो, कुल मिला के कुछ नहीं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि उपेक्षा का मतलब होता है एक मानसिक तत्व, लेकिन इसकी दो थ्योरी हैं। एक तरफ कहा जाता है कि ये एक मन का, ये कहें कि ये मन की एक स्थिति है, मन दोषपूर्ण। का एक ये अवस्था है, और एक तरफ कहा गया है कि ये एक व्यवहार का एक स्वरूप है। तुमने देखा होगा हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, बच्चे छोड़ो, बड़े मान लो या अपने आसपास के फ्रेंड मान लो या अपने समाज में रह रहे कुछ लोग जो आपसे परिचित होंगे, आप उनसे परिचित होंगे, कोई आदमी तो करता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम, और कोई आदमी अरे हो जाएगा। अच्छा, हमारे घर में जब शादी होती है किसी बेटी की, लड़की की हो या लड़के की शादी हो, तो सबसे ज्यादा बिजी कौन रहता है? जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति होगा। सबसे ज्यादा फ्री कौन रहता है? जो सबसे ज्यादा लापरवाह होगा। क्योंकि
वो हर चीज में नेग्लिजेंसी दिखाएगा, तो उस नेग्लिजेंसी की भरपाई कौन करेगा? इसीलिए एक जिम्मेदार, एक समझदार व्यक्ति को सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वैसे ही समाज में भी एक बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपे जाते हैं, जिससे कि कोई नुकसानी ना देनी पड़े। दो बातें हैं। नेग्लिजेंस कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। नेग्लिजेंस का मतलब है मन की अवस्था। एक जगह तो कह दिया मन की अवस्था, एक जगह कह दिया ये व्यवहार का स्वरूप है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर आपने दोनों बातें कह तो दी पर हमारे समझ में नहीं आया कुछ। मैंने कहा नेग्लिजेंस मन की अवस्था है। मैंने कहा नेग्लिजेंस एक व्यवहार का स्वरूप है। किसी की फितरत में बसा हुआ होता है काम बिगाड़ना। चाहे आप अपने घर के बच्चे को ले लो, चाहे आप किसी समझदार व्यक्ति को ले लो, मतलब उससे काम खराब होगा ही होगा। चाहकर भी करे अच्छे से, लेकिन उससे काम खराब हो जाता है। वो है उसका व्यवहार का स्वरूप, उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव ही है काम बिगाड़ना। और एक होता है मन की अवस्था, जो मन में सोचे बैठा है कि नहीं मैं तो अच्छा करूंगा ही नहीं। वो कहते हैं ना, कर्म करने जाता हूं कांड हो जाता है। तो वो क्या है? एक व्यवहार का स्वरूप है कि चाहता तो मैं अच्छा हूं करना, लेकिन मेरे से गलत हो जाता है। तो ये नेग्लिजेंस के दो स्वरूप हैं, आप इनको याद रखिए। उसके बाद में सर ये नेग्लिजेंस और उपेक्षा जो है ये आता मतलब टॉर्ट के बाद ही आएगा, एक तरह से टॉर्ट के अंदर ही है ये, टॉर्ट में ही है। देखिए, टॉर्ट में ही है। और टॉर्ट की अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे? टॉर्ट बोलेंगे इंग्लिश में, अपकृत्य बोलेंगे हिंदी में। अपकृत्य किसी भी व्यक्ति या मानव के द्वारा किया गया ऐसा कोई एक्ट जिसमें लापरवाही या नेग्लिजेंसी या न्यूसेंस दिखाई दे, वो एक टॉर्ट या अपकृत्य के। अब देखो यहाँ एक चीज आपको समझनी होगी। मैं तो कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको। जितने भी चीज आप पढ़ेंगे आगे जीवन में, जितनी भी चीजें आप आगे पढ़ेंगे जीवन में, और जहां आपको लगेगा कि भाई हाँ अच्छा ये अपराध आपने किया है भाई, इसमें तो आपको सजा होगी, वहां टॉर्ट है। क्यों? क्योंकि टॉर्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून से जुड़ा हुआ है, जो ये बताता है कि ये बात गलत है, ये बात सही है, ये काम सही हुआ, ये काम गलत हुआ। अरे हम ड्राइवर, जब हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं या कोई काम करना सीखते हैं, तो हमारा एक उस्ताद होता है, हमारा एक गुरु होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, मैकेनिक को ले लीजिए, उसका भी एक गुरु होता है। जब उसको कोई ये नहीं बताएगा कि चाबी इधर से नहीं इधर से लगेगी, तो उसको क्या पता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मानव के द्वारा किए गए सभी कामों को ध्यान में रखा जाता है, और वो टॉर्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि इस इंसान के द्वारा या इस मानव के द्वारा किया गया काम सही है या गलत है। थोड़ा किताब से हटके बता रहा हूं मैं, जी सर। है ना। तो कहीं ना कहीं आपको बताने वाला हम जैसे अभी हम मान लो घर घर से बाहर गए, हम रात को 11 बजे आए, पापा ने पकड़ लिया, हाँ भाई कहाँ थे। तो पापा हमारे घर में क्या है? टॉर्ट है। वो हमें बता रहे हैं कि 11 बजे नहीं जाना घर से बाहर। ठीक है। इसमें आगे टॉपिक एक आता है न्यूसेंस। नेग्लिजेंस और न्यूसेंस का में अंतर है, लेकिन कम है।
न्यूसेंस अगर का आपको हिंदी क्या है सर? जी न्यूसेंस का हिंदी क्या है? न्यूसेंस का अतिचार हिंदी होती है इसकी। पब्लिक न्यूसेंस, अतिक्रमण जो कह देते हैं। न्यूसेंस अतिक्रमण। अतिक्रमण होता है इसका मीनिंग हिंदी में। अतिक्रमण या अतिचार? अतिक्रमण बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा जी। हम्म, सर अतिचार तो ट्रेसपास है ना? अतिचार ट्रेसपास हो जाएगा, वो थोड़ा मीनिंग अलग हो जाएगा। देखिए न्यूसेंस जो होता है, वैसे तो अतिक्रमण तो ठीक है, दो तरीके से होता है न्यूसेंस। एक तो न्यूसेंस होता है कि जो तुम्हें दिख रहा है कि तुमने रास्ते में क्या किया, रास्ते में आपने अपना घर का छज्जा निकाल दिया, जिससे कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये तो हो गया न्यूसेंस। एक न्यूसेंस आपके व्यवहार से होता है। आपको कुछ आता है नहीं या रास्ते में चलते हैं तो गाली देते हुए चलते हैं। महिलाएं देखी नहीं, आपने गाली देना शुरू कर दिया। चार लोग देखे नहीं, आपने झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये न्यूसेंस व्यवहार से संबंधित है। एक न्यूसेंस आपकी गतिविधियों से संबंधित होगा। अब यहां में मैं बात करूं तो न्यूसेंस का मतलब होता है उपताप। इसका मतलब होता है उपताप। न्यूसेंस के अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग। अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, मैंने वैसे तो बता हिंदी रखा। हिंदी में सर इसको उपताप बोलना सही रहेगा। उपताप बोल दो या फिर हाँ अतिक्रमण भी उपताप है। बोलेंगे तो अच्छा रहे। देखिए न्यूसेंस क्या है। वर्तमान समय में न्यूसेंस का शब्द बहुत ज्यादा फेमस भी है, प्रचलित भी है, और चलन में भी है, ट्रेंड में भी है, कुछ भी कहें। आज न्यूसेंस की कार्रवाई का संबंध विश्व की सबसे खतरनाक पर्यावरण समस्या से हो गया है। इसके अध्ययन का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी भूमि का अबाध रूप से प्रयोग कर सके। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इस अधिकार में व्यवधान या बाधा पहुंचाता है, जिससे उसके आराम और सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो न्यूसेंस है। मेरा घर रिया हर के घर के पास है और मैं रात को मशीन चला देता हूं, घर घर घर, रिया हर की नींद खराब। दैट इज कॉल्ड न्यूसेंस। मैं जहां रहता हूं यहाँ आबादी क्षेत्र है और मैंने एक कोई ऐसा बेकरी लगा ली जिसमें से धुआं निकलता है बहुत गंदा। ये न्यूसेंस है। और सुरक्षा, आपकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से है कि आपके साथ वाले जो लड़के हैं आपके लिए तो दोस्त हैं, लेकिन वो रास्ते में खड़े होकर बड़ा अभद्र बातें करते हैं, बड़ी गलत बातें करते हैं, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ये चोर तो नहीं है, कहीं ये कुछ गलत ना कर दें। ये भी एक न्यूसेंस है। ऐसा कोई भी काम जिससे आपकी सुरक्षा पर, जिससे आपके स्वास्थ्य पर, जिससे आपके आराम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उल्टा प्रभाव पड़े, वो न्यूसेंस है। आपको ये परिभाषा याद रखनी होगी। अनीता जी समझ आ रही है आपको? दीपिका जी? हाँ जी सर। जी सर, जी सर। अच्छा, समझ में मेरी ये नहीं आता कि आप ना चार लोग ही रह जाते हो और बाकी या तो बहुत एडवांस हैं, उनको सब सारी चीजें क्लियर हैं, या फिर भैया उनके समय की ज्यादा कीमत है। हम लोग तो फ्री बैठे हैं। हम चार पांच जो सर लोग हैं हम हमें तो तो कुछ आता नहीं, हम तो सीखने के लिए आए हैं इसलिए आपके पास। अभी
की बात है रोहित सर, अभी कोई ऐसा इंसान था, ग्रुप पे चैट भी पढ़ेंगे, जिसने अभी एक पोकिंग स्टार्ट करी थी ग्रुप पे कि पढ़ रहे हैं आप, पढ़ लो। मुझे नहीं पता कौन था, मगर मेरे को लग रहा था जिस टाइम आपने एग्रीमेंट दिया कि मैं आ रहा हूँ कॉल पे और अनाउंस कर दिया, इधर से मैंने भी एक अपडेट डाल दिया, अब उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है, वो जो भी है। वो मैं ही मतलब हूँ, ग्रुप पे एक पता मैं छेड़खानी ही थी हूँ, और वो मैं अच्छा हूँ। आप ही, अच्छा आप हाँ, हो। मैं पढ़ रही थी उस टाइम, ये रिया अच्छा और मैं पढ़ दीपिका रहे जी थे। आप हो। अच्छा हमने दीपिका नहीं, मैं पढ़ थी, तो वो मुझे की नहीं पढ़ पता रहे था हैं। आपके दो दो नंबर लगा रखे आपने। हाँ, अच्छा 2 नंबर है। पढ़ रहे थे, स्क्रीन देखो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अतुल भी लगे हुए हैं, अतुल भी आज कॉल पे थे। एक मुकदमा था। इसलिए भी आ जाते हैं ना, हमारा रोल नंबर आगे पीछे ही है और हम एक ही क्लास में बैठे, अच्छा रूम, अच्छा इसके लिए फायदा है। क्लासरूम एक ही है। सर पता है क्या है, नहीं सर, इनका मैं रोल सबसे नंबर, आगे सर का थी। रिया का अलग है सर बस। अभी, सर अभिषेक जी का नंबर, रोल नंबर 1 अभिषेक क्या आ गया, ये पीछे मेरे साथ आगे आ जाते हैं मैडम से बोल के। आज ये ये सही ऐसे करा। ये सही है। अनीता क्योंकि मैं सर अभिषेक हमारा कोऑर्डिनेशन इतना से अच्छा रहता है ना, देखती हूँ। साथ आए तो अगर कुछ मैं मेरे से तो ये सर बहुत ही कम ये मुझसे पूछती है, पूछ ज्यादा रहे मैं ही थे, पूछता तो हूँ मैम ने सुन क्योंकि मैं लिया। ये जो है ना, मेरे मतलब मेरे आगे बैठे थे पहले, फिर मैम ने इनको, ये मेरे से पूछ रहे थे, मैम ने इनको आगे भेज दिया, फिर ये फिर आ गए पीछे, बल्कि इनका रोल नंबर आ गया है, पूरी क्लास रोल और में नंबर आ उन्हीं पूछने गया को है। मैडम निकल ने जाता। ये भी बताओ आप ये बताओ उन्हीं मैडम ने ही पीछे भेजा दोबारा, ये भी बता दो सर को कि आपके जाओ आप कहने वहीं पे ही बैठ भेजा जाओ। था, आपके कहने पे भेजा था भैया। हाँ तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम ऐसे बात नहीं बन रही है, दूर पड़ रहा है, आप किसी पीछे ही बैठा दो। बताओ, चीटिंग करने के लिए भी बोलते हैं। नहीं नहीं चीटिंग नहीं, ये हमारा तालमेल अच्छा है, इसको तालमेल कहेंगे। जो न्यू जो मेरे चीटिंग बगल का में, तालमेल। सर मेरे मेरे ना साइड में एक लड़का बैठता है, उसका कोई हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब जानते नहीं है मुझे, तो सर उसको पहले हिंदी में बताओ, फिर वो मुझसे पूछता है हिंदी में इंग्लिश में बताओ। बताओ। और जो और मेरे पीछे उसका हाल बैठता है तो वही वही सर है सर, कहता है उसको आज, आप जब नेग्लिजेंस सर आज, बोलेंगे ना, नेग्लिजेंस क्या है, तो वो उसका हिंदी मीनिंग बता, अब जैसे कि हमने बोला है तो वो उपेक्षा बता देगा। अरे वो हमें भी पता है, वो उसकी डेफिनेशन नहीं बताएगा कुछ भी, सर जो वो मेरे कुछ नहीं पीछे बता लड़का पाता, सर वो बैठता है ना, उसके जब मीनिंग बता देगा बस। 1 मिनट भैया, जो मेरे पीछे लड़का अरे बैठता कोई है ना, नहीं। वो कहता है कि करते रहो, पेपर भरते रहो, इन लोगों को चेक करने का भी टाइम नहीं है। अपना अपना समझ है। देखिए ऐसा न्यूसेंस के दो भेद होते हैं, एक तो होता है लोक न्यूसेंस जिसको हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, और एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस जिसको हम निजी या व्यक्तिगत न्यूसेंस कहते हैं। ऐसी भूल, सही बताया था हमने। ठीक है, ऐसी भूल जिससे सामान्य आघात या खतरा या जनता के लिए या समीप के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न हो, या जिससे आवश्यक रूप से उन व्यक्तियों के लिए आघात या खतरा या रुकावट या परेशानी पैदा हो जाए जिन्हें कि किसी अवसर या लोक अधिकार का प्रयोग करना पड़ सकता है, लोक न्यूसेंस कहलाता है। ऐसा ही संभव है कि एक कृत्य प्राइवेट न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस दोनों ही हो सकता है। रास्ते में गड्ढा खोद दिया जहां से अनीता जी रोजाना कार लेकर निकलती हैं, ये पब्लिक न्यूसेंस है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा होच पोच होने की जरूरत नहीं है। जहां सिर्फ आपके खुद के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा हो, आपको रास्ते, देखो अगर आपके ही रास्ता, वो रास्ता सिर्फ आपका ही है, सिर्फ आप ही निकलती हैं वहां से, तो वही हो जाएगा प्राइवेट न्यूसेंस। उस रास्ते से पूरा कॉलोनी निकलती है, पूरा गांव निकलता है, वो हो जाएगा पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है। सर इसमें ये है ना कि अगर पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही और मुझे हो रही है, हाँ तो इसमें मेरा ये रहेगा कि मेरे को दिक्कत है, मैं इसलिए डाल सकती हूँ कि मुझे उसमें दिक्कत है, पर वो उसके जो भी हमें फैक्ट है वो साबित करने पड़ेंगे। हाँ उसको दिखाना होगा ना सर, क्योंकि मुझे दिक्कत है पब्लिक न्यूसेंस से।
हाँ, तो क्योंकि वो प्राइवेट हो जाएगा, पर वो एक तरीके से पब्लिक है, पर वो हाँ प्राइवेट हो जाएगा। जी औरों को दिक्कत नहीं है, पर उससे मेरे को दिक्कत है। हाँ वही है ना। देखो एक केस हुआ हुँ। था, अटॉर्नी जनरल बनाम PYA क्विराज लिमिटेड। इसे लिख लो, अगर पेन कॉपी है पास में तो अगर एडजस्ट कर सकते हो। अटॉर्नी जनरल बनाम अटॉर्नी जनरल वर्सेस PYA क्विराज लिमिटेड। PYA PYA PY विराज हाँ, P फॉर पैरट, YA फॉर एप्पल, क्विराज लिमिटेड। सर क्विराज है विराज है क्विराज के से स्टार्ट है, क्विराज। की वीर सर स्पेलिंग बता दो। KWI क्विराज ये KWE? KWI क्विराज। विराज सर, विराज। देखो मैं हाँ 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 हाँ, इसमें क्या था इसकी साइटेशन भी लिख लो, 1957 AIR 894। 1956। हाँ, AIR AIR 94। सर ये क्या है सर केस की साइटेशन होती है ये। साइटेशन हाँ, केस की साइटेशन बोलते हैं इसे। हाँ, अब इसमें था क्या, इसमें ये था कि भाई इस मामले के निर्णय में उन सभी परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है जिससे लोक न्यूसेंस के कारण सिविल दायित्व उत्पन्न होता है। सिविल दायित्व का मतलब क्या है? सिविल दायित्व का मतलब है एक व्यवहारिक जिम्मेदारी। सिविल का मतलब व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक जिम्मेदारी। और हमारे ना समाज में कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम सिविल या व्यवहारिक जिम्मेदारी कहें या सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहें। किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराना, किसी अ, किसी बेसहारे को सहारा देना, ये ना सिविल जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, मतलब सर नैतिकता एक तरीके से? एक तरीके से मॉरलिटी है ना। लॉर्ड डेनिंग ने कहा कोई न्यूसेंस तब लोक न्यूसेंस होता है जब इससे एक विशेष वर्ग की पंक्तियां या सुविधाएं सुख प्रभावित होते हैं। लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि भैया पब्लिक न्यूसेंस तब माना जाएगा जब किसी एक वर्ग को नुकसान हो, जब किसी एक वर्ग को समस्या पैदा हो। आपको खुद को प्रॉब्लम है और आपने कह दिया कि पब्लिक न्यूसेंस है। पब्लिक न्यूसेंस नहीं हो सकता। पब्लिक न्यूसेंस तब होगा जब किसी समाज के वर्ग या किसी एक कस्बे या किसी गांव या किसी एक वर्ग को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब कहा जाएगा कि पब्लिक न्यूसेंस है। उसके बाद में इसमें कुछ पत्थर खदान के स्वामियों ने खदान का कार्य इस प्रकार संचालित किया कि पड़ोस के मकान मालिकों को विस्फोट की देखो, कहीं पर कोयले की खान थी। अब कोयले की खान के आसपास घर थे। मतलब धनबाद को ले लो, धनबाद जो है भारत की कोयला राजधानी है, झारखंड में है ये। धनबाद जो शहर है पूरा पूरा कोयले पे बसा हुआ है। तो वहां पर कुछ ऐसी जगह मिल गई कोयला व्यापारियों को, जो उनको विस्फोट करना पड़ता है, जगह जगह बार बार विस्फोट करना पड़ता है हल्का फुल्का। अब उस विस्फोट से क्या होता है कि आसपास की जो पब्लिक है उसको धमाकों की आवाज आती है, जिनसे कि उनके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और उनकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है। ये पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। ठीक है, तो इस केस में ये बताया था कि किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो निजी न्यूसेंस या उपताप होगा, और जहां पूरे वर्ग या जाति या समूह के लिए है तो वो पूरी जाति का न्यूसेंस होगा।
समझ आया? पब्लिक का। सर इसका कंक्लूजन जो है 1957। जी, जी, जी। हेलो जी, सर, मैं आवाज आ सुन रही है? हाँ, सुन रहा हूँ। तो सर इसका मतलब कंक्लूजन देखेंगे अगर इस मामले में ये कहा गया कि कहीं पे मतलब खदान मालिकों द्वारा जो स्थानीय निवासी थे उनको कोई हाँ। प्रॉब्लम हुई है। हाँ, स्थानीय निवासी जो थे उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो समझ लीजिए पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। अगर मतलब किसी कोई भी ऐसा कार्य जिससे पूरे तबके को परेशानी हो। हाँ, पब्लिक न्यूसेंस अब हाँ। जैसे सर बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा है कि कभी कभी सुबह सुबह अजान होती है या लाउड स्पीकर पे हमारे मंदिरों में भी बोला जाता है, तो पूजा होती है और अर्ली मॉर्निंग होती है। अब कई लोगों को उठने की आदत है, कईयों को नहीं है। तो उस केस में अगर मतलब एक 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 बहुत समूह इकट्ठा हो गया, एक मेजोरिटी हो गई और वो बोले कि ये भाई ये बंद होना चाहिए, तो हाँ, वो उसके खिलाफ एक न्यूसेंस उन्होंने न्यूसेंस है, फाइल कर न्यूसेंस दिया। न्यूसेंस है। लेकिन यहाँ पे अच्छा अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई सभी को अपना धर्म का प्रचार प्रसार हाँ, करने की आजादी है। धार्मिक स्वतंत्रता है ना। धर्म के, हाँ वो धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। एग्जाम्पल ही गलत था सर वो। हाँ वो मैं आपकी बात समझ गया वो। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, पर बीच में अभी बंद करा दिए थे लाउड स्पीकर, पर पता नहीं क्या, अभी मुझे बीच का रीज़न नहीं पता फिर। पर फिर से चालू हो गए हैं। सर फिर से 10 बजे के अभी बाद फिर तो स्टार्ट डीजे हो नहीं गए हैं, हाँ चलता। सर। हैं? क्या? मैं कह रही सर 10 बजे के बाद तो डीजे ही नहीं चलता, तो वो देखो, न्यूसेंस हो गया ये ना। अच्छा उदाहरण है। 10 बजे के बाद डीजे बंद क्यों किया जाता है? हाँ क्योंकि ये भाई लोग सुबह ड्यूटी जाएंगे, लोग घरों में आराम करने का समय हो जाता है 10 बजे के बाद, कोई पढ़ तो रहा होता है कोई रात पढ़ को। रहा होता है, और ये एक चीज से मैं भी बहुत आहत हूँ। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, जो बुलेट बाइक होती है उसमें पता नहीं जी, कौन सा जी। बटन यस होता है, साइलेंसर, साइलेंसर। तो वो न्यूसेंस यूपी में में आए। सर बैन हो गया वो। पर दिमाग ना मैं तो आज भी देखो हो कुत्ता जाता है तो उसके से। इग्निशन हो। सर मेरा भाई बहुत गंदी ऐसी चलाता है वो, उसको बैन नहीं हुआ अभी तक, ना उसका चालान कटता कभी। डीएलएफ कटना में तो चाहिए। यहाँ कटवा दो तुम डीएलएफ में, चालान। मैं डीएलएफ में रहता हूँ और मैं तो जब वो आएगा मैं बता दूंगी। हम्म, हाँ, इस पे चालान है, 10,000 रुपए का चालान है न्यूसेंस पे। सर बहुत गंदे पटाखे फोड़ता है वो। वो पता नहीं कैसे छूटता है, मुझे तो पता नहीं। हाँ। अब इसमें ये क्या हमारे न्यूसेंस यहाँ तो लोग यही कहते हैं शायद इनके पापा पापा खो गए हैं, पता नहीं। ढूंढने निकले हैं। अरे सर, सर रोहित सर मेरे मम्मी पापा तो दोनों एमसीडी में एम्प्लॉय हैं दोनों। हाँ, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये देखिए, अरे आप तो पर्सनल है, आपके ऊपर नहीं है। अब इसमें एक कोई चीज नहीं आती दिया है सर। भाई, अपकृत्य तथा संविदा भंग, एक टॉपिक आएगा जो आपको पढ़ना है। देखिए, हम बात भी तो बहुत करते हैं हम। अब यहाँ पे अपकृत्य विधि की विशेषताएं, हम दो चीजें पढ़ेंगे कि अपकृत्य विधि यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट की स्पेशलिटी या उसकी फीचर्स पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक होगा हमारा टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये आप ये मत कहिए कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट मत पढ़ाइए, अभी कॉन्ट्रैक्ट बाद में पढ़ाइए। एक टॉपिक है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है संविदा होती है। मेरे और तुम्हारे बीच कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है। उसको तोड़ना एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कि भाई अपकृत्य विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विधि है। बहुत ध्यान से ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी सर। जी सर, जी सर।
लॉ आगे लॉ ऑफ टॉर्ट किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। मेरी बात आई समझ में? दोबारा सुनो। अपकृत्य विधि यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के बीच साधारण कानून के अनुसार अधिकार व कर्तव्य उत्पन्न होता है। इन कर्तव्यों व अधिकारों का उल्लंघन ही अपकृत्य कहलाता है। मेरा कोई अधिकार है, मेरा कोई कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य में फर्क है। आपका पेपर है सुबह, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूं ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। ठीक? आप मेरे पे ये वाद नहीं ला सकते कि हमारी क्लास क्यों नहीं ली आपने, क्योंकि मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ अधिकार और कर्तव्य की बात हो रही है। एग्जाम्पल, अपकृत्य उन अनुचित कृत्यों से भिन्न होता है जो पूर्ण रूपेण संविदा के अंतर्गत आते हैं। देखो, अपकृत्य और संविदा दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अपकृत्य में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई संविदा नहीं होती, कोई वादा नहीं होता, कोई प्रॉमिस नहीं होता, कोई वचन पत्र नहीं होता। लेकिन अपकृत्य में कोई भी वादा, प्रॉमिस, वचन पत्र नहीं होता। टॉर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक हमारे और आपके बीच में यानी कि ए और बी, पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो वो क्या है? जी, जी, कौन सा? वो संविदा है। ठीक है। अब यहाँ पे अपकृत्य और अपराध दोनों भिन्न है। ध्यान देना मेरी बात पे। अपकृत्य और अपराध दोनों भिन्न है। अपकृत्य और अपराध दोनों भिन्न है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपकृत्य और अपराध दोनों अलग अलग हैं। और वो कैसे? अभी हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 3 फ्लैट हैं। एक पीछे एक आंटी रहती हैं, वो उनको लड़ने की ज्यादा आदत है। बुजुर्ग हैं, थोड़ी सी वो हाइपर हो जाती है। अब किसी ने क्या काम करा कि उनके गेट पे कुछ रख गया कोई। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। रखने वाले की इंटेंशन ये तो नहीं है कि इस आंटी का बुरा हो जाए। उस रखने वाले की इंटेंशन ये भी तो हो सकती है कि कुत्ते को खिलाना हो। अब इस बात पे विवाद हो गया। ये अपराध नहीं है, लेकिन अपकृत्य है। समझ आ गई? जहां छोटा मोटा छेम हो, जहां छोटा मोटा नुकसान हो, या कोई बात ऐसी पानी को लेके या ऐसा तू मैं हो जाती है, और ये सब क्या है, ये अपकृत्य में आएगा। और अगर वो ही आंटी किसी के सर में लठ मार देती है, डंडा मार देती, ब्लड निकल जाता, वही अपराध हो जाता। इसीलिए मैंने कहा कि अपकृत्य और अपराध दोनों बातें अलग होती हैं। सर अपकृत्य का ये क्या है इंग्लिश में? टोर्ट, टॉर्ट, लापरवाही। टॉर्ट, एक टॉर्ट, मिनट टॉर्ट। एक मिनट एक मिनट। अच्छा रिया बेटा, टॉर्ट आप आ गया ना, बैठे हो अपकृत्य, या ठीक है। लेटे हो? आप थोड़ा ये आपने मोबाइल कैसे ऐसे कर रखा है? मुझे लग रहा है कि आपने मोबाइल उल्टा रख रखा है। नहीं, नहीं सर, चार्जिंग पे है। अच्छा। चार्जर नहीं है ना। अभी हम एक चीज में समझाना चाह रहा हूं आपको कि अपकृत्य और अपराध में प्रोफेसर C.S. केनी ने क्या कहा है। अपकृत्य अपराध से भिन्न होता है। प्रोफेसर C.S. केनी ने इस बात की विस्तार से व्याख्या की है। अपराध अपकृत्य से तथा कानून की अन्य शाखाओं से कितना अलग है, आइए समझते हैं। अपकृत्य या टॉर्ट नॉर्मली व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि अपराध जो है जनता के अधिकारों और
कर्तव्यों को भंग करने के बाद उत्पन्न होता है, जिससे समाज में प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में अपकृत्य व्यक्ति विशेष के विधिक अधिकार को भंग करता है, परंतु अपराध समस्त समाज को प्रभावित करता है। टॉर्ट किसी एक या दो या पूरे समाज या गली मोहल्ले के अधिकारों को प्रभावित करेगा, लेकिन जो क्राइम है वो पूरी मानवता को शर्मसार करता है। मर्डर, ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, बी तो खत्म हो गया। ए जो है समाज की नजरों में क्या है? एक मर्डरर है, एक कत्ल करने वाला है, एक अपराधी है। ये तो हो गया अपराध। ए और बी दोनों पड़ोसी हैं, ए ने बी का रास्ता रोक दिया, ये अपकृत्य है। समझ रहे हो? ए ने बी, ऐसा होता है ना, मान लीजिए ए और बी, ए में और बी में झगड़ा हो गया, तो 4 लोग तो सिखाएंगे बी को और 4 लोग सिखाएंगे ए को, नहीं नहीं तू यहीं से निकल, और 4 लोग कहेंगे नहीं नहीं इसे निकलन मत देना यहाँ से। तो वहां तो अपकृत्य हो जाएगा, क्योंकि वहां व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही है। अगर कहीं अगर मर्डर कर दिया बी का, तो फिर अपराध के कोटि में आएगा, वो क्राइम की नंबर में आएगा। इसमें बस ये हाँ, तो सर वो अपराध हो गया ना। वो अपराध हो गया। हाँ, अभी आपने कहा अपकृत्य होता है छोटा-मोटा जो काम होता है, जो लड़ाई हाँ होती है, हाँ उसमें होता है अपकृत्य। अपराध होता है जो क्राइम हो गया। बिल्कुल। एक आता है टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक टॉपिक है इसमें, अपकृत्य एवं न्यास भंग, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। केवल न्यास भंग, ये अनीता को क्या हो रहा है? कभी वॉलपेपर चेंज करती हैं, कभी अंतरिक्ष में जाती हैं। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। केवल न्यास भंग या दूसरे नैतिक कर्तव्य का पालन न करने से सामान्य हानि को अपकृत्य नहीं माना जाता, है ना। सामान्य हानि हो गई, तुम्हारे कुत्ते ने हमारे गाड़ी पे आके सूसू कर दिया, ये कौन सा अपराध है? समझो, आप मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने कोई कचरा मेरे घर की तरफ फेंक दिया, ये अपराध नहीं है, ये सिर्फ अपकृत्य है। ठीक है। और आप आगे आता है, द फाउंडेशन ऑफ द टॉर्टियस लाइबिलिटी, है ना। अपकृत्य का कानून या अपकृत्यों का कानून। जी सर इसको एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक मिनट, इसका कोई ऐसा एग्जांपल सेट करिए जो समझ में आ जाए जी। एक मिनट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ट्रस्ट भी है? हाँ, वो दूसरा ब्रीच टॉपिक। ऑफ ट्रस्ट। अच्छा। अभी आप दूसरा अंतरिक्ष बताना। अभी आप अंतरिक्ष में चले गए थे ना, तो आपने ध्यान नहीं दिया। कौन सा टॉपिक था? सर टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अभी आपने जस्ट बताया ना। जी 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 जी, मैं अभी बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जी केवल न्यास भंग या दूसरे नैतिक कर्तव्य का पालन न करने से सामान्य हानि को अपकृत्य नहीं माना जाता। सामान्य हानि को, नॉर्मल हार्मफुल चीजों को टॉर्टियस या टॉर्ट में या अपकृत्य में नहीं माना जाता। लेकिन हमारे और आपके बीच कोई एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट को आपने नहीं माना, वो क्या हो जाएगा? वो न्यास भंग हो जाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा।
अंतर बिल्कुल अलग है। ठीक है। बात ना मानना। बात ना मानना। मैं मान लीजिए आप किसी के किराएदार हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट बना, दोनों के साइन हुए, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, लेकिन 11 महीने से पहले ही 9-10 महीने पे या 8वें महीने पे मकान मालिक ने कहा कि भाई मेरा घर खाली कर दीजिए। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। या आप भी चले गए 11 महीने से पहले, तब भी ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सर अगर किराएदार अपनी मर्जी से खाली कर रहा है एग्रीमेंट से पहले, हाँ 11 महीने से पहले, तो वो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखो, है। है तो और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो ही। हम अच्छा, हाँ, ठीक है। वो मकान मालिक वो ये नहीं कहेगा एग्रीमेंट का मैं कुछ नहीं बोला ना सर। है 11 महीने का एग्रीमेंट था तो उससे पहले कर रहा है। हाँ वैसे सर मैंने सुना है कि 11 महीने से पहले अगर किराएदार खाली करता है, उसे 1 महीने पहले बताना होता है, तो फिर उसमें कोई वो नहीं होता, वो ट्रस्ट तो का वो वो तो एक हुँ, अलग चीज हो गई। वो तो अच्छा आपस ठीक का है, ऑनर और किराएदार के बीच का एक समझौता हो गया, इकरारनामा बोलते हैं उसको, एक समझौता है। ठीक है। एग्रीमेंट समय से पहले भंग होता है तो ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाया जाएगा, चाहे वो सर एग्रीमेंट कोई भी हो। एक क्वेश्चन है। जी अगर जैसे मान ले रिया आपने बेटा, माइक एग्जांपल ऑफ दिया कर। एग्रीमेंट का, सब लोग एक बार म्यूट कर लेंगे। जैसे अगर किसी ने एग्रीमेंट कराया 11 महीने का, हम्म अदरवाइज उसको वो रेंट नहीं भरता, हम्म जैसे हमने किसी को रखा रेंट पर, वो रेंट नहीं देता और उसका 11 महीने का एग्रीमेंट है, हम्म हम जब उसको बोलते हैं कि खाली कर दो, तो वो ये कहता है कि मैंने एग्रीमेंट कर रखा है इसका, और वो रेंट भी नहीं देता, तो ये उसे क्या? ब्रीच वही है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एग्रीमेंट में लिखा जाएगा ना, एग्रीमेंट में तारीख होती है लिखी हुई कि मैं इस तारीख को इतने रुपए पे करूंगा। उसमें ध्यान से पढ़ना, वो लाइन तुम्हारी लिखी। गलती है, तुमने नहीं लिए पैसे। हाँ, आप हाँ उस सर, पे उसमें आप 11 तारीख लिखी हुई है, बट हम्म, उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो यही कहता है कि मैं एक ही बार भर दूंगा, जब खाली करूंगा जब भर दूंगा। ये आपका नहीं भरेगा आपस वो, तो का उस पे नहीं भरेगा। पेनल्टी और नहीं भरेगा, एग्रीमेंट के अनुसार उसको बोलो ना तुम। नहीं भरेगा वो। जब वो अभी नहीं दे रहा तो बाद में कहाँ से देगा? मैं ऐसे उसके ऐसे ऊपर केस ट्रस्ट कर रखा है। मैं ऐसे ऐसे केस में अपेयर हुआ हूँ जहाँ पे मालिक जज साहब के हाथ जोड़ता है कि जज साहब मेरा मकान खाली करा दो, और किराएदार चौड़ा होके कहता है कि जी मैं कहाँ जाऊं बच्चे लेके। हुँ। तो कोर्ट को मजबूरन किराएदार को समय देना पड़ता है कि भाई 1 महीने में आप खाली कर देना। अब 1 महीने के बाद जो डेट आती है, उस पे पता चला किराएदार आया ही नहीं डेट पे। पता चला जज साहब छुट्टी पे हैं। तो ये किराएदार और मकान मालिक का थोड़ा-सा रहता है पंगा। हाँ, फिर पता चला उनका वकील छुट्टी पे है। हाँ, हो जाता। तो सर फिर पता अभिषेक जी, चला मकान मालिक किसी दिन गुजर गए, किराएदार को मकान मिल गया। जी सर। सर बहुत होता है। मैं तो तहसील में भी जाता हूँ, बहुत होता है, जी बहुत जी होता है ये। अपकृत्य राइट सर, संबंधी है सर बहुत सारे चीजें। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत। वो कहते हैं ना कि विश्वास, अब कोई विश्वास नाम की चीज नहीं है, अब तो सब ऐसे ही चल रहा है। अब आगे टॉपिक आता है सर ट्रस्ट। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए तो बंद हो गए। हाँ भाई, एग्रीमेंट इसीलिए तो होते हैं। अपकृत्य विधि की प्रकृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या प्रश्न उत्पन्न होता है कि टॉर्ट जो है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, यह अपकृत्यों की विधि है, मतलब गलत कामों का कानून है ये, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे कामों का कानून है जो समाज में स्वीकार नहीं है, सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, परस्पर विरोधी होते हैं। प्रथम सिद्धांत के अनुसार अपकृत्य विधि है क्योंकि सभी क्षति पूरक कारक होते हैं। मतलब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति आपके घर के आगे हॉर्न बजा गया बहुत तेज आवाज में, आप उससे क्या कंपेंसेशन लेंगे? है ना?
कानून कहता है कि ऐसा कोई काम जिससे आपके स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपके आसपास के पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा हो, और ऐसा नुकसान जो कानून की नजर में वाकई में ही नुकसान है भाई, तो वो चीज जो है वो एक तरीके से अपकरत्व या टॉर्ट में आ जाती है। सर वैसे ये जो ड्राइविंग रूल है हम्म कि अननेसेसरी हॉकिंग, मतलब अब तो चालान है उस पर, फिर भी लोग करते हैं। हम्म 45 45 टाइप्स के चालान होते हैं कार बाइक के। अगर आप बाइक चलाने बैठोगे तो आपको 45 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। मोटर व्हीकल एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, 45 नियम है ड्राइविंग करने के। सर उसमें ये भी होगा कि चप्पल नहीं पहननी। बिना बिना शूज के आप बाइक नहीं चला सकते, बिना ग्लव्स के नहीं चला सकते, हेलमेट तो कॉमन सी हाँ, बात है, ये तो बिना सबको पता चप्पल है। के चली गई पेपर देने बहुत में। ये चीज है। तो अगर अगर आप जीवन ही कानून के नजरिए से जिएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा जीना भी। तो यहाँ पे एक चीज आती है निकल के कि प्रसिद्ध विधिवेत्ता L.J. बोवेन ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कारण के नुकसान पहुंचाता है तो सामान्य विधि के अंतर्गत क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लिए वह कार्यवाही करने का आधार उत्पन्न कर देता है। एल जे बोवेन ने कहा है, एल.जे. बोवेन ने कहा है, एल.जे. बोवेन लिखा नहीं किसी ने। L.J. बोबिन। हाँ, हाँ सर, एल लिख जे लिया लिख लिया। एल जे बोवेन ने कहा है कि हम्म। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाता है तो वह व्यक्ति उस हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ वाद लाने का उत्तरदायी माना जाता है। मतलब सर जब कोई व्यक्ति, एक बार और बोल दीजिए। अजीत, अभी आप ऐसा समझा देता हूं, अभी आप खुद लिख लेंगी। अनीता और रिया अनीता और रिया दोनों पड़ोसी हैं या एक दूसरे को जानते हैं। रिया ने बहुत ऐसे काम कर दिए जिससे कि अनीता को इतना नुकसान हो गया जिसकी भरपाई नॉर्मल स्थिति में नहीं हो सकती। ठीक है, रिया माइक माइक नॉर्मल स्थिति में भरपाई नहीं हो सकती, तो वहां क्या है, अनीता मुकदमा दायर करने के लिए लायबल है, वो मुकदमा दायर कर सकती हैं क्योंकि उनको कंपेंसेशन चाहिए। देखो, मान हानि, जन हानि, धन हानि, बहुत सारी ऐसी हानि होती है जो हर चीज की भरपाई नहीं होती है। एक समय भी एक हानि होता है, आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये क्या है, ये भी एक हानि है। टाइम हर किसी के लिए कीमती होता है, तो कोर्ट हर चीज का एक समाधान नहीं निकाल सकती। तो ये क्या है, ये एक एच एल जे बोवेन ने कहा है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है तो वह व्यक्ति कोर्ट में मुकदमा डालने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, वे व्यक्ति जिसे हानि हुई है जिस है ना व्यक्ति सर? को हानि हुई है वो दूसरे पे मुकदमा डाल सकता है। डाल सकता है। हाँ, उसको हानि पहुंचाई है उस पर। BNS 356। 356। जी, ये बीएनएस के अंदर ही आता है क्या सर? जी क्या? टॉर्ट जो है वो बीएनएस और टॉर्ट एक ही चीज है या दोनों अलग अलग? मैंने बताया, बीएनएस तो लॉ ऑफ क्राइम है। सुनो, मैंने आपको बताया सर कि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो कुछ
बेयर एक्ट है, बीएनएस, बीएनएसएस, पीएसए, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, सीपीसी, डॉरी एक्ट, पोक्सो, लमसम 80 से 90 एक्ट हैं जिनमें सेक्शन होते हैं, धाराएं होती हैं। उन धाराओं का बेस कहाँ है? उन धाराओं का बेस है जूरिस्प्रूडेंस में, टॉर्ट में। टॉर्ट क्या कहता है? टॉर्ट कहता है किस चीज को अपराध बोलना है, किस चीज को अपराध नहीं बोलना है। जूरिस्प्रूडेंस कहती है कानून कहाँ से बनाना है, इसकी जरूरत समाज में क्या है, और जो आज आप कानून बना रहे हो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो मैं जो बीच बीच में अभी मैंने बोला कि टॉर्ट आप ही मानहानि के भाई बीएनएस, देखो हम लॉ 3 टाइप में पढ़ते हैं, मेजर, ऐसे समझ लीजिए मेजर, माइनर, लोकल। मेजर लॉ का मतलब है जैसे कि बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, सीपीसी हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो पूरी ऑल इंडिया में चलते हैं, पूरी दुनिया सॉरी पूरे भारत में चलते हैं। बीएनएस पहले आईपीसी होती थी, धारा 302 के तहत मर्डर हो गया जी, तो अब है धारा। अब आप तो भूल जाइए, आप तो लॉ के भाई देखो, आप लॉ के नजरिए से तो आप नए न्यू स्टूडेंट हैं, आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आप भूल जाइए, आप मत पढ़िए कभी भी। आपको पढ़ना है बीएनएस, आपको पढ़ना है बीएनएसएस 2023, आपको पढ़ना है बीएसए 2023। बीएनएस का क्या काम, देखो हर एक एक्ट का अपना अलग रोल है। बीएनएस का है कि भाई ओहो इसने इसका मर्डर कर दिया तो इस पे धारा 100 लगा दो। बीएनएस कहती है कि आपके द्वारा किया गया काम क्या है, अपराध है। क्या अपराध है? मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, लूटपाट कर दी, डकैती कर दी, छेड़छाड़ कर दी, वो बीएनएस बताएगा। उस अपराधी व्यक्ति को कैसे प्रोसेस में किया जाएगा, भाई एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट में ट्रायल होगा। ये चीज हमें बताती है बीएनएसएस, जो पहले चलती थी सीआरपीसी। कोर्ट में क्या दिखाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, कब क्रॉस एग्जामिनेशन होना, ये बताता है हमें बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सर आपको तो सीआरपी बीएनएस सब पढ़ना होता हो, क्योंकि आप तो पुराने हैं ना, हमने तो सारी चीजें लेके चलनी पहले पड़ती पढ़ है। रखा है वो। अब हमारे लिए ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें ना हौच पौच हो रहा है बहुत ज्यादा। जो चीज 100 में थी अब वो 300 में कर दी, जो चीज पहले 200 में थी अब वो 120 में कर दी, तो रटने पड़ रहे हैं हमें तो सेक्शन, तो दिक्कत है हमें। हाँ सर, 302 थी, अब 100 कर दी अब हत्या। 100 कर दी, बताओ क्या आप और सर मर्डर तो और सर पहले 307 थी हाफ मर्डर, तो अब क्या है? 105। 105। अब बताओ, मर्डर तो मर्डर है, पहले भी मर रहा था, अब भी मर रहा है, तो सेक्शन बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ भाई, जी सर अब बदल दिया है। अब बदल दिए। तो ये चीजें जो हैं, अब एक इसमें आ जाता है कंज्यूमर एक्ट जो आएगा, एक छोटा सा, उसकी क्लास हम ले लेंगे। और ध्यान रहे जिस दिन भी आपका बीएनएस का पेपर होगा, बीएनएस में 5-6 चैप्टर हैं तुम्हारे। एक तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित, एक है प्रॉपर्टी से संबंधित, और एक है शरीर से संबंधित, और 3 चैप्टर हैं आपके, 5-6। हाँ सर आपने चैप्टर पढ़ाए थे ना, एक तो 5 है जिसमें हाँ महिला का है और हाँ बच्चों के खिलाफ का है, ठीक है। और 1 मिनट लिखा था मैंने, एक 7 है चैप्टर, हाँ 147 से 158 तक राज्य के विरोध, एक 16 है प्रॉपर्टी से संबंधित, 116 जिसमें जिसमें हाँ चोरी, सीमोन डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन, ये सब पढ़ेंगे। जी 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 सर, 303 में 117 चोरी, 304 में स्नैचिंग, 305 में मंदिर में देवी मूर्ति की चोरी, 306 सर्वेंट हाँ की और चोरी, 117 चैप्टर है 307 प्रॉपर्टी लूट। के लिए। ये कब है 17 चैप्टर है ये। किस तारीख को हाँ पेपर है 17 इसका?
लास्ट है तेरी सर, लास्ट लास्ट है। में 6 बीएनएस तारीख 6 तारीख 6 6 तारीख। तारीख है ना? हुँ। हाँ, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी अगर पूछना हो तो बता देना मुझे ना। सर पढ़ा सर देना, ये बिल्कुल समझ नहीं आया सर मेरे को। यही चैप्टर है 6, 7, 17। कॉन्ट्रैक्ट भी सर आप ही करा देना, सही बात है। वो अब काफी थोड़ा सा उन्होंने डिस्कनेक्ट है। उन्होंने पढ़ाया कैसे था? मेरी समझ में नहीं आया। सर मैं ये सर बता उन्होंने ये ऐसे पढ़ाया था, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे का आंसर था, दूसरे के आंसर तीसरे का जवाब था। सर समझ में सर मैं हमारे ये भी नहीं आया, तभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना नहीं, हम। नहीं। नहीं, रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूँगा मैं। सर उनको ना लॉ ऑफ क्राइम्स भी पढ़ाना था। तो वो हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे आपकी एक बुक रह रही है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराना है। वो एंड टाइम तक तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था। हमने कहा सर ने तो खत्म भी करा दिया। कह रहे वो मुझे कराना था। फिर हमने कहा ठीक है, फिर कि आप कॉन्ट्रैक्ट समझा देना मैं और क्राइम भी पढ़ा देना, सर ऐसे वो बोला था बीएनएस बच्चों ने। की कह रहे थे तो कह रहे नहीं, वो कह रहे बीएनएस नहीं मैं की कह रहे थे। पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बता दूँगा मैं। इसके बाद है ना? हाँ सर, इसके हाँ, बाद इसके कॉन्ट्रैक्ट। बाद था। इसका कब है पेपर? मंडे? ये मंडे है, जी मंडे के सर। बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे को कॉन्ट्रैक्ट है, बुधवार को। वेडनेसडे को खत्म। अच्छा फ्राइडे को क्या खत्म है, सॉरी। है, फ्राइडे को? हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगा। मैंने एक पेपर भेजा होगा आपको। फ़ोन उठाना मेरा। इसका टॉर्ट का मैंने पेपर भेजा होगा आपको। देखते हैं सर, एक मिनट। सर कौन से ग्रुप में भेजा आपने? मैंने उसमें भेजा होगा शायद। जगवती एलएसटी? कॉलेज वाले में। दोबारा भेज देता हूँ इसमें। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ना। सर आया तो है नहीं अभी। मैं आपको भेज देता हूँ, देखो। कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट किसका पेपर बताना? टॉर्ट का, हम अब टॉर्ट पढ़ रहे हैं ना। हाँ सर सर, टॉप टॉट का का। भेजो ना। हाँ, टॉर्ट का भेज। ये देखो आप, मैं भेज रहा हूँ, इसी ग्रुप में भेज रहा हूँ जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी। देखो इसमें जैसे ठीक है आया, भगवान। आ गया। आ गया आ गया। जी सर आ गया। भाई पहला ही प्रश्न इसमें क्या दे रखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूसेंस? ठीक है। कहाँ देखो। सेकंड दे रखा है कि भाई कपोत खाने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? घटना स्वयं बोलती है, सिद्धांत को बताइए, है ना। और हानि बिना क्षति को समझाइए। कठोर दायित्व से आप क्या समझते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चीजों को देख के आप कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, न्यूसेंस क्या है? भाई उपताप क्या है? जी सर। लापरवाही। अगला क्वेश्चन है कि भाई कपोत खाने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
कपोत खाने का मतलब है, एक थ्योरी रही है कि भाई किस बात को अपराध और किस बात को अपराध नहीं माना जाएगा। क्या क्या आपके अगर हर इंसान के अनुसार ऑब्जर्वेशन लिया जाए तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि मेरे अनुसार तो इस समय जो भी हो रहा सब अपराध है। और रिया कह रही है कि नहीं ये चीज अपराध नहीं, ये चीज अपराध है। नहीं नहीं, आदमी के कहने से, इंसान के सोचने से कुछ नहीं होगा। जो जिसको कानून अपराध कहेगा वो अपराध है, जिसको कानून अपराध नहीं कहेगा वो अपराध नहीं है। ये कपोत खाने सिद्धांत के दायरे में आता है। अगला क्वेश्चन है, घटना स्वयं बोलती है। घटना स्वयं बोलती है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो वो कोई ना कोई सबूत छोड़ कर जाता है। वो क्या है? घटना स्वयं बोलती है। अपराधी कितना ही भी शातिर क्यों ना हो, चोर कितना ही भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई वो पहचान छोड़कर जरूर जाता है। वहां पर सबूत छोड़ जाता है। हाँ, कुछ ना घटना कुछ दुर्घटना वाला क्वेश्चन देखना छठा। कौन सा वाला? घटना और दुर्घटना। अच्छा, अपरिहार्य दुर्घटना तथा दैवीय घटना में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपरिहार्य दुर्घटना ये कह रहा है, अपरिहार्य दुर्घटना का मतलब है अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से भूकंप आ जाना, अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाना जिसकी उम्मीद ना की जा सके, वो अपरिहार्य दुर्घटना के दायरे में आता है। और दैवीय घटना क्या होती है? दैवीय घटना का मतलब है कि जो ऐसी चीजें जो मतलब जिनका हमें पहले से अंदेशा होता है। भाई कोई बीमार व्यक्ति है, 1 हफ्ते से या 1 महीने से बीमार है, तो हमें भी पता है इसके साथ क्या होने वाला है, कंडीशन हमें भी लग रहा है, तो वो होती है दैवीय घटना। और सर ये हानि बिना अच्छा सर, इसमें ये इंग्लिश में लिखा है, इसमें ये इंग्लिश में लिखा है इनएविटेबल, मतलब अचानक से ना। अचानक से। तुम कौन और सा सर ये पूछ रही? हानि बिना क्षति। हानि बिना क्षति। हाँ जी। डैमनम साइन इंजूरिया, इसका मतलब ये है हानि बिना बिना क्षति। गलती के। हानि बिना क्षति का मतलब है ऐसी हानि जिसमें आपकी कोई क्षति हुई हो तो कोर्ट में जाना। ऐसा नहीं हो कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर एफआईआर करने चली जाओ। तुच्छ तुच्छ बातों पर अपराध घटनाएं नहीं होती हैं। बीएनएस कहती है कि तुच्छ बातों को आपराधिक गतिविधि में गिना नहीं करते। और सर क्षति बिना हानि, हैं? क्षति बिना हानि, साइन क्षति साइन डैमनम कौन सा क्वेश्चन? इंजूरिया, यही सर, जैसे हानि बिना क्षति और फिर क्षति बिना हानि, दोनों है ना। तो ये तो सब टॉट ऑफ ब्रीच एंड ट्रस्ट में ही आ गया ना। हाँ, अगर उस उसी हाँ का तो उल्टा कर दो, कॉपी तो है ही उल्टा कर दो। तो। पहले हानि हो रही है, क्षति नहीं हुई, अब क्षति हो रही है, हानि नहीं नहीं हो हुई। रही, ये चीज है, उसी में आ गया। उसी में आ गया। और जिला उपभोक्ता निवारण ये कंज्यूमर एक्ट में आएगा। ठीक है। उपेक्षा के सिद्धांत, उपेक्षा के सिद्धांत अभी मैंने बताया ना, नेग्लिजेंस को और न्यूसेंस को आप कुछ मत पढ़ के जाना। न्यूसेंस और नेग्लिजेंस को इतना पढ़ जाना कि इसके बारे में आप पूरी कॉपी भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो बड़े जी घिसे सर, अभी आपने हैं। उपेक्षा का ही बताया, उपेक्षा का ही बताया, नेग्लिजेंस भी बताया, वो आया हुआ है। ट्रेसपास का और पूछ लेना, पढ़ लेना आप। और देखो सबसे जी नीचे सर ट्रेसपास का तो ऐसे बताया था आपने, अब तक याद है, किसी के घर के बाहर, मतलब आए किसी के घर है, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, ये सब देखो ही। हाँ, किसी के क्वेश्चन खेत वेत में। क्वेश्चन नंबर 13, how complaint is a written, write down the procedure, the formulations, the complaint before the state consumer dispute redressal form। शिकायत कैसे लिखी जाती है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के समक्ष शिकायत तैयार करने की विधि बताइए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये चीजें बताई जाती हैं।
संयुक्त अपकृत्यकर्ता से क्या मतलब है? जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई सामाजिक क्षति पहुंचाएं, गली में हल्ला करते हुए जा रहे हैं, 10-12 लड़के इकट्ठे हुए गली में हल्ला कर रहे हैं, बिना मतलब का शोर मचा रहे हैं, वो संयुक्त अपकृत्यकर्ता में आएगा। ठीक है। और उसके बाद में पहले है मानहानि। क्या है? मानहानि से संबंधित चीजें आपको पता है, डिफेमेशन, जिससे आपकी सामाजिक क्षति खराब हुई हो, आपकी इमेज खराब होती है। और 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? संप्रभु और गैर संप्रभु या सरकारी या गैर सरकारी कार्यों के मध्य प्राचीन विभेद। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद से भी बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि गैर सरकारी और सरकारी जो चीजें होती हैं उनको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। फिर संप्रभु आता है की इंग्लिश बताइएगा सर, संप्रभु इसकी की। सोवर्निटी। सबऑर्डिनेटी जो होता है, सबऑर्डिनेटी का मतलब होता है कि कोई देश अपनी इंटरनल पावर के लिए एकदम मैच्योर है, उसको किसी भी सर्वोच्च आउटर शक्ति। आउटर कंट्री से कोई परमिशन या कोई दबाव झेलने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति। भाई मेरे घर में क्या बनेगा, कौन सुप्रीम सी पावर। सब्जी बनेगी, ये सबऑर्डिनेटी है। हमारा देश कब परमाणु परीक्षण करेगा, कब हमारा देश क्या योजना लेके आएगा अपनी जनता के लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए, वो अपने देश का अपना ओवरव्यू होता है। विधिक अधिकार क्या होते हैं? विधिक अधिकार होते हैं लीगल राइट। जहां आप लड़के भी अपना अधिकार ले लो, वो लीगल राइट के दायरे में आता है। इस टाइप का पेपर आएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन इतनी स्पीड से लिखा करो और इतना समझदारी से किया करो कि जो पूरे पेपर को सॉल्व कर लो। आप कोई प्रश्न मत छोड़ के आया करो, कोशिश करे करो जो 20-20 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको करके आइए आप। जी सर सर एक टाइम ट्रेसपास नहीं का बचा रहा। और थोड़ा सा वो बता दीजिए, ट्रेसपास में कैसे बोल सकते हैं उसको? ट्रेसपास तो वही होता है किसी घर या अतिचार। बगीचे में अतिचार, ट्रेसपास, अतिचार। अत्याचार। इसमें क्या होता है कि जैसे तुम हो, तुम्हें किसी के घर जाना है, पर तुम गलती से किसी और के घर में एंट्री कर गए, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी इंटेंशन जो थी वो गलत नहीं थी, तुम गलती से चले गए, पर अच्छा, हाँ, पर किसी के घर में घुसना ये मतलब लीगल तौर पे ये गलत है। तो आप और उसके सर लिए इसमें सजा दे आपने दोगे? धारा भी तो बताई थी 329 मुझे ट्रेसपास में। इस बात पे अचंभा है कि जैसे जैसे मैंने बताया इन्हें वैसे वैसे ही याद है। सर सही है ना? सर सर फिलहाल आप पेपर तो नहीं सर छूटा। फिलहाल एक्स्ट्रा दिमाग चल नहीं रहा ना, वही सब चल रहा है। अभी यही सब पक रही खिचड़ी। सारी श्रेय तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमारी क्लास ले लेना कांटेक्ट की भी, क्योंकि हम अंकित सर का इतना पता है कि एक के बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हुआ था। रिया आपका पेपर छूटा है आज? नहीं, चलो अच्छी बात है फिर तो। बस पेपर सर तो किसी का नहीं छूटा, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं इतने कुछ नहीं ज्यादा नहीं डिफिकल्ट सर, नहीं थे। मेरा एक 4 बस नंबर का रह गया, वो मैम ने पेपर ले लिया जबरदस्ती। हाँ, पर सर टाइम बहुत कम मिलता है। अभिषेक, मेरे वाला सीन बताओ। सर आए थे, इनका सीन तो ये था सर, मेरा स्केल रह गया था तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो ये देखा मैंने कि आखिरी पन्ने पे चल रही थी। अब लास्ट पेज, शीट का लास्ट पेज भी इन्होंने भरा है, नहीं नहीं सर, मेरे 2-3 पेज रह जाते हैं। अनीता जी ने। नैन ने तो 18 तक करा था, उसके बाद है गए मेरे भी। सर मेरी आंसर शीट छीन रहे थे सर। मैंने कहा सर बेल बजने से पहले मैं दूंगी नहीं आपको बिल्कुल हाँ भी। हाँ, ये इनका बहुत अच्छा आज अटेम्प्ट रहा कि सर इनकी ना, चूंकि हम थोड़ा मुड़ रहे थे, मेरी उन्होंने ले ली तो मैंने चलिए डिस्कशन ना करने से मैंने अच्छा कहा सर मेरी मैंने ले गलती लिया। नहीं है, मैं नहीं दूंगी, मेरी गलती है ही नहीं तो मैं नहीं दूंगी। मैंने कुछ उन्होंने बताया नहीं शीट उन्हें। भी छीनना चालू कर दिया। खैर रह भी 1-2 मिनट गए थे, उसमें कोई नहीं, बड़ी हमारी बात क्लास की मैम सर मेरी थी, मैंने कहा कि मेरा हुआ नहीं एक दो सर पेपर। ये मिनट में कितना करा था, पूरा कौन पेज सी भर क्लास गया था के पीछे का। टीचर आते हैं यहाँ पे? ये जो मैंने ड्यूटी पॉइंटर्स करते हैं लिख कौन दिए सी थे। क्लास के टीचर आते हैं? सर पता नहीं कैसे आपसे बहस करते हैं, पर
सर आपकी रोहित ड्यूटी सर नहीं लगती क्या इसमें? ये मेरी कौन सी ड्यूटी क्लास की टीचर साहब? मेरी ड्यूटी सर मैंने आप लग अपनी ड्यूटी लगवा लो, क्वेश्चन समझाते रहना और हम करते रहेंगे। मैंने लगवाई नहीं ना। लगवा लो सर। चलो अगले सेमेस्टर में ध्यान रखेंगे। सर सर ये बोल रहे कौन सी थे क्लास के टीचर आते हैं? सुबोध सर कौन से सर हैं वो सर? वो बोल रहे थे कि अब की बार तो सेंटर पास में पड़ेगा। अरे ये जो टीचर होते हैं ये जरूरी नहीं है ये टीचर ही या जो पढ़ाने वाले ही होते हैं, ये मैनेजमेंट वाले भी होते हैं, बस इनको इस ड्यूटी के पैसे मिलते हैं। रिया सर आप माइक एक ऑफ कर बात दो बताऊं, बेटा। आज रिया क्लास माइक। भी लोग क्लास करने आ रहे हैं, बड़े-बड़े अंकल भी। आज तो सर मुझे ही पता बोल नहीं दिया सर। क्या बोल आज दिया? तो मुझे जो बोल नहीं रहा था, जब मैं स्टार्टिंग में वो मांग रहा था उनसे, मैंने कहा सर वो पेपर बताओ, ये वो सॉरी एग्जाम कैसे, रोल नंबर। कह रहा जी आप तो इतनी उम्र दराज लग रहे हो और आप आपको नहीं बोल रही, पर मैं आपको नहीं बोल रही, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अंकल जैसे थे। मैंने ये सुना था, अरे मैंने भैया ये सुना था, पर मेरा हम पेपर आपके पे बारे ध्यान में था। बात ही नहीं कर रहे, मेरी क्लास में हुआ था, मेरे को बोलने लगा था मैं वो। आप ही की क्लास में थी। हाँ, ये हमारी हाँ क्लास हाँ, में थी। तो आपको ध्यान नहीं है कि मेरे को बोल रहे थे वो जो आए थे अरे कि वहाँ पे आप तो तो यार ऐसे आप भी ऐसे लोग हैं करोगे तो जिनके सर कैसे का चलेगा। बाल नहीं है। नहीं सर ऐसे बहुत हमारे बोलना नहीं चाहिए वैसे। रोहित सर कोई नहीं। जी कोई फर्क नहीं पड़ता जो सर। हमारी क्लास में है, काफी हाई प्रोफाइल लड़के हैं वहाँ पे, मतलब अच्छी मतलब बंदे, 2-3 लड़के मिले, मतलब कह रहे कि अब आगे नीड बढ़ रही है मैं नो करने के लिए। सर मैंने ना जैसे कि दीर्घ है उसमें मैंने एक में 3.5 पेज लिखे थे, एक में 3 लिखा था, एक में 4। कम तो नहीं है ना सर वैसे? बहुत हैं। सर मैं तो 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखता, 1.5 पेज तो बहुत होता है। 1.5 पेज? अरे सर मैंने सारी भर दी थी, पूरी सीट भर दी थी लास्ट तक। सर 1.5 पेज कम तो नहीं है। अब ये नहीं लोग बोलते सर हैं मेरे 250 को लग रहा 250। है ट्रेसपास कर रहे हैं। मैंने जो 20 नंबर वाले थे ना, एक 20 नंबर एक वाले थे, 5-5 पेज भरे सबके। एक टॉपिक और रह गया है, ट्रेस पास। ये ट्रेसपास कर रहे हैं सारे। हाँ सर बता दो, मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। अरे अब इस टाइम सर मैंने तो खाना कैमरा नहीं बंद खाया। करके खा भी लिया। मैंने तो अरे कैमरा बंद नहीं, करके खा भी लिया। मेरे को सर ये खाना तो बनाना नहीं आता, मेरी पति ने बनाया ना। सर अच्छा अतिक्रमण भी तो बता रहे डाइजेस्ट थे तो आप। होगा, डाइजेस्ट कैसा होगा सर इस टाइम खाएंगे तो? नहीं वो हो जाएगा भैया। वर्किंग है ये शायद, तो इसलिए इनको टाइम का बड़ा। नहीं भैया मैं नहीं सर, मैं तो छुट्टी पर चल रही हूँ। अच्छा छुट्टी ले रखी है। देखिए अभी हम बात करते हैं ट्रेस पास की, है ना। ट्रेस पास किसको कहते हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार ट्रेस पास के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपराधिक अनाधिकार प्रवेश, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना ट्रेस पास होता है। इसका मतलब ये है कि किसी की संपत्ति, किसी की भूमि में बिना अनुमति के घुसना, जिसका उद्देश्य अपराध करना है, मालिक को डराना है, ये परेशान करना है, ये धारा 329 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है और इसमें कारावास और जुर्माना दोनों होते हैं। सर आपने बोला आपराधिक अनाधिकारिक। हाँ आपराधिक। अनाधिकारिक। देखो दोबारा एक बार फिर दोबारा से सर रिपीट करिएगा सर प्लीज उसको। आपने बोला था ना जो टर्म था, आप सुना दी। सुन रहे हो ना सभी? जी सर। देखो सुन रहे हैं। ध्यान से सुनना। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ट्रेस पास यानी अनाधिकृत प्रवेश, जबरदस्ती किसी के घर में, संपत्ति में, भूमि में बिना अनुमति के घुसना, डराना, धमकाना और जिसका उद्देश्य अपराध करना है। गृह अतिचार कहूं, इसकी धारा 329 है और इसमें कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है
कि धारा 29 क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाली संपत्ति, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो तंबू हो, चाहे वो पोत हो, उसमें गैर कानूनी रूप से प्रवेश करता है या कानूनी रूप से प्रवेश करने के बाद अवैध रूप से वहां रहता है, उसे आपराधिक अनाधिकार प्रवेश कहते हैं या ट्रेसपास कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? मालिक को अपमानित करना, भयभीत करना, परेशान करना या अन्य कोई अपराध जैसे चोरी या हमला करना। घर में अनाधिकृत प्रवेश का मतलब यह है कि यदि यह प्रवेश किसी मानव निवास, पूजा स्थल, संपत्ति की सुरक्षा के स्थान में किया जाता है तो उसे हाउस ट्रेसपास कहते हैं। धारा 329, इसमें छिपकर या जबरन घुसना, यदि कोई व्यक्ति छिपकर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या घर तोड़कर जाता है तो धारा 331 के तहत उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। याद रहे 329 में अपराध की परिभाषा है, याद रहे 331 में इसकी सजा का प्रावधान है। सजा इसमें 2 साल है और आजीवन 2 साल और या कारावास, सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है, और इसमें जुर्माना जो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये होता है ट्रेसपास। ट्रेसपास की परिभाषा धारा 329 में है, बीएनएस धारा 329, 329, और इसके लिए सजा का प्रावधान धारा 331 में है। धारा 331 में सजा है, धारा 329 में ट्रेसपास की परिभाषा है। सर ट्रेसपास अपराध आपने कहा 329 अपराध की परिभाषा है, तो हाँ, ट्रेसपास अपराध वही ट्रेसपास जो पढ़ रहे हैं हम। और 331 क्या है? उसमें सजा है। उसमें देखो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, एक ही सेक्शन में सजा की परिभाषा, उसकी अपराध की परिभाषा भी है, अपराध में कितनी सजा मिलेगी वो भी उसी सेक्शन में है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं कि डेफिनेशन अलग में है और सजा अलग सेक्शन में है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, धारा 329 में गृह अतिचार की परिभाषा है और धारा 331 में उसकी सजा है। अच्छा, सर जैसे पेपर 331 में में सजा है। 331 धारा याद न रही तो सजा वाली। अब इसका तो इलाज मेरे पे भी नहीं है, याद तो रखनी पड़ेगी, है ना। धीरे धीरे सेक्शन याद नहीं होते हैं। मेन जो याद रहे वो लिख देना। हाँ, जो याद रहे नहीं 329 तो याद है सर। 329 में अपराध की परिभाषा है, 331 में उसके लिए सजा है। देखो और 29 पे 329 में रेप भी सकता है। 329 में सर क्या सजा है उसके लिए? उन्हें उसके लिए हाँ 329 में 331 में सजा, परिभाषा है। कारावास। ठीक है सर। सर 329 जुर्माना भी है ट्रेसपास के इसमें? अलावा और 3 में ट्रेसपास क्या के बताया जुर्माना अलावा भी है? कोई और भी लग रहा है आपको, पनिशमेंट कोई है इम्पोर्टेंट? जी। सर पनिशमेंट है ओनली। हाँ, ट्रेसपास के अलावा और भी कोई आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? कठोर टाइप वो ये एब्सोल्युटली जैसे स्टिक लायबिलिटी समझा देते एक बार और। क्या स्टिक लायबिलिटी ये वाला समझा देते एक बार। स्टिक लायबिलिटी मैंने शायद किसी शायद जूरिस्प्रूडेंस में, कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें ही मैंने इसमें बताया भी है। समझाई आया थी। था सर, जूरिस्प्रूडेंस में आया था। ये नहीं आया ट्रेसपास तो जैसे क्वेश्चन सर मेरे को लगता है या तो शॉर्ट उसमें में था या तो उसमें मीडियम ये शॉर्ट एब्सोल्यूट में और आते स्ट्रिक्ट होंगे। ये लायबिलिटी। शुरू में आता है अति लघु में। शॉर्ट में आएगा। और सर कोई इससे संबंधित कोई आपको लगता है कोई ऐसा टर्म है जैसे संविदा एक आपने बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी इसी में आ जाएगा क्या कोर्ट में? कॉन्ट्रैक्ट अलग है, कॉन्ट्रैक्ट में तो सेक्शन दे रखे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में मैं कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको 1 या 1.5 क्लास लूंगा
मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो। कॉन्ट्रैक्ट में एक सेक्शन है जिसमें वचन पत्र होता है, प्रॉमिस होता है और प्रस्थापना होती है, मूल वचन होते हैं। सब ये बिजनेस सर जो चलते धारा 2 में ही है वो करार। हाँ, करार है ना, ये चीज ठीक। ठीक है। धारा 2H। देखिए हाँ, कठोर दायित्व क्या है? कठोर दायित्व भी सुन लो। कठोर दायित्व ये पूछ रही थी रिया। कठोर दायित्व एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत किसी पक्ष को उसके कार्य या उत्पादों से होने वाली क्षति या चोट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे गलती, इरादा या लापरवाही किसी की भी हो। सामान्य या असामान्य रूप से खतरनाक गतिविधियां, उत्पाद, दोषों और पशु स्वामित्व के मामलों में यह सिद्धांत आम है। रिया का काम सुबह ही सुबह क्या है? ये अपना कुत्ता लेती हैं और ये उसको घुमाने लेके जाती हैं। आगे से अनीता जी आती हैं और हालांकि रिया की कोई इसमें इंटेंशन नहीं है, रिया ने नहीं कटवाया उनको, अनीता को, लेकिन रिया के कुत्ते ने अनीता को काट लिया। यहाँ क्या है? यहाँ पे जिम्मेदारी रिया की होनी चाहिए थी कि कठोर दायित्व इन्होंने निभाया नहीं। इनको पता था कि मेरा पिटबुल है या जो भी कुत्ता है ये भाई पशु है, वो तो काट सकता है, लेकिन उन्होंने उसका जंजीर टाइट नहीं की, ध्यान नहीं दिया, अनीता को उसने काट लिया। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? कठोर दायित्व एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत किसी पक्ष को उसके कार्य या उत्पाद से होने वाली क्षति या चोट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे गलती, इरादा या लापरवाही किसी की भी हो। असामान्य रूप से खतरनाक गतिविधि, उत्पाद, दोषों से पशु स्वामित्व के मामले में सिद्धांत आम है। इसीलिए मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया। सर एक बार ये भी हमारे लिखना यहाँ है पर सर ऐसा हो इसमें, गया था। पशु सिद्धांत के मामले में कानून आम। एक आदमी, जी। एक अंकल कुत्ता लेके जा रहे थे और उनके कुत्ते ने एक लड़के को काट लिया। अब वो कह रहे मैंने इसके इंजेक्शन लगवा रखे हैं, कुछ नहीं होएगा। अब वो सीधा सा लड़का पीछे से सुन रही थी, मैं सोच रही थी इंजेक्शन लगवा रखे, नहीं लगवा रखे, तुम्हारे कुत्ते ने इसको काटा है तो तुम इसको भरपाई दो, इसको इंजेक्शन लगवाने हैं अपने, क्योंकि इसके मन में नहीं है, डाउट है इसको कि भैया लगवा रखे नहीं लगवा रखे, हाँ, तो तो खर्चा पानी दे। कठोर दायित्व के दायरे में आएगा। सोच रही थी मैं बोल दूं पर मैंने बोला नहीं। मैं बोल देते कि आई एम लॉयर। नहीं उस टाइम नहीं थी ना। अच्छा, उस पर टाइम मुझे नहीं। पता था ना ये बोलना चाहिए, मैं तो बोल जाती हूँ किसी के बीच में। सही है। फिर आता है सख्त दायित्व के प्रमुख पहलू क्या है? देखो, दायित्व केवल चोट लगने के कारण ही निर्धारित किया जाता है, न कि किसी प्रतिवादी ने लापरवाही बरती है। ऐसा नहीं है कि रिया के कुत्ते ने आप पे झपट्टा मारा और रिया ने एकदम रस्सा पीछे खींच लिया, आपको काटा भी है नहीं और आप बोलिए नहीं आपने इसको खींचा क्यों नहीं? अरे खींच तो लिया, काटा थोड़ी है। तो वहां क्या होता है? दोष रहित दायित्व है। वहां रिया का कोई दोष नहीं है, वहां सिर्फ पशु ने अपना स्वभाव दिखाया, भाई वो तो कुत्ता है, वो तो काट सकता है। यहाँ इसका नेट खत्म हो गया, नेट मैसेज कर रही नेट खत्म हो गया। हाँ रिया, अच्छा अरे रिया का जिक्र चल रहा, रिया ही चली गई। चलो, नेट खत्म हो गया उसका। यहाँ उत्पत्ति यह सिद्धांत 1868 के रायलैंड्स बनाम फ्लेचर मामले में उत्पन्न हुआ था। कौन सा सिद्धांत? कठोर दायित्व का एक कानूनी सिद्धांत। ठीक है, कठोर दायित्व। कठोर दायित्व। ये चीजें आप पढ़िए और समझिए। ठीक है, सर ये एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट सेम है क्या? थोड़ा सिमिलर है? सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर बता दो एक बार एब्सोल्यूट। कठोर दायित्व और दूसरा क्या बताया आपने? कठोर एब्सोल्यूट। दायित्व एब्सोल्यूट। रिया चली गई और उन्होंने ही पूछा था कि सर ये बता सर दें। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण दायित्व। हाँ, पूर्ण दायित्व। पूर्ण दायित्व। पूर्ण दायित्व का मतलब होता है पूरी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। भाई यहाँ पे इस डॉगी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पूर्ण जिम्मेदारी है। देखो, सख्त दायित्व और पूर्ण जिम्मेदारी में फर्क नहीं है। रिया का पूर्ण जिम्मेदारी थी कि अपने डॉगी को खींच के रखे,
रिया की पूरी जिम्मेदारी थी कि कुत्ते को काटने ना दें। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, ठीक है सर, फिर आज के लिए फिनिश करते हैं इतना ही। धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। ओके सर। ये जी वो ये सर खा रही है। रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग की है। हाँ, बाय सर, बाय, रिकॉर्डिंग गुड तो हो नाइट। गई है, रिकॉर्डिंग तो सर चली है। रिकॉर्डिंग भेज देना सर, अभी सुनेंगे फिर दोबारा। भेज दीजिएगा सर प्लीज कल। ये ठीक दीपिका खा रही है, मंडे को ले आना। ठीक है, ठीक है। गुड गुड नाइट। खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए, खा गुड नाइट लीजिए। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, ठीक।